अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं माविश निसार और हस्बे वादा आज एक बार फिर हम मौजूद हैं एक नई शख्सियत के साथ और एक ऐसी शख्सियत जो कि हमारे मुआशरे की संजीदगी को, मुआशरे की संगीनी को कुछ कम करने में मदद देते हैं, हमें हंसाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिविटी की जानिब इशारा देते हैं। तो ऐसी जो शख्सियात हैं, ऐसे फ़नकार किसी भी मुआशरे का असासा होते हैं और बहुत ज़रूरी होता है उनका वजूद, उनकी मौजूदगी। मैं बात कर रही हूँ सलीम अफरीदी साहब की। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मुख्तसर सा। पॉजिटिविटी के लिए अभी मेरा क्लिप वायरल हुआ था बकरीद पे ना, जब डकैती की कुछ फनकारों ने अपनी फुटेज कंप्लेन की थी, वीडियो क्लिप वायरल गए थे। तो फिर मैंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसी तरह का एक क्लिप बनाया, लेकिन वो मंडी के फेवर में था और उससे बहुत असरात हुए, यानी जो नेगेटिव असरात पड़ने थे दूसरों के क्लिप के, मेरे पॉजिटिव। देखिए, हादसा या इस तरह की नाखुशगवार वाक़या तो कहीं पे हो भी सकता है, कहीं पे भी हो सकता है और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ज़रा ज़्यादा हो रहा है, हमारे मुआशरे में। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कॉमेडियन बनना ही क्यों प्रेफर किया? बचपन से शौक था, किसी से इंस्पायर थे या मिजाज ऐसा था तो आपने कहा कि चलो इसे एज ए प्रोफेशन भी आगे लेके चलते हैं? बचपन से मैं बड़ा संजीदा था, जो घरेलू और आसपास का माहौल था तो बड़ा संजीदा था। मैं ज़िंदगी को बड़ा सीरियस लेता था और इतने गम, उदासियाँ, सबसे बड़ा तो माली गम तो खुद हंसना चाहता था, खुद हंसना चाहता था। तो मुझे पता था कहकाओं की, खुशी की, हंसी की कमी है माशरे में और उस वक्त के लिहाज से। तो फिर मैंने कुदरती तौर पर मैंने मुख्तलिफ शोबों में तवाज़माई की, लेकिन एक नकल उतारने का जो फ़न था वो दरमियान में ऐसी नकलें उतारता रहता था लोगों की, वही मेरा पेशा बन जाएगा वो मुझे पता नहीं था। स्कूल और चलें, अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? मैं पता नहीं क्या होता। अच्छा, आपने सोचा ही यानी नहीं? फ़नून लतीफ़ा के हवाले से किसी ना किसी शोबे में तो होता, क्योंकि मेरे वालिद भी अच्छा लिखने लिखाने का उनको शौक़ था और बड़े आर्टिकल लिखते थे, शायरी करते थे। मुझ में भी मैंने पेंटिंग की, शायरी की, जनाब नात ख़्वानी वगैरह की। तो लेकिन जब कॉमेडी की तो उसमें पक्का हो गया, वो ज़्यादा क्लिक कर गया, उसमें 100% निकला, तो फिर मैंने यही काम शुरू। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो कॉमेडी का एक प्रोफेशन तो खैर नहीं कहना चाहिए, इट्स एन आर्ट, आई मस्ट से इट्स एन आर्ट, ये एक आर्ट है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हमारे जो फ़नकार हैं या हमारे नौजवान लड़के लड़कियां इस साइड पे कम आ रहे हैं, जबकि हमसाया मुल्क में, दूसरे ममालिक में हम शोबिज़ में भी देखें तो अब स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत ज़्यादा रुझान है, पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो सका? हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आबादी का रेशो है, जो यहाँ सहूलियात हैं और शोबिस को जिस कदर अहमियत दी जाती है, उसी हवाले से जितना बनता है उतने तो आ रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन वहाँ कॉमेडी अभी शुरू हुई है, स्टैंड अप कॉमेडी ख़ास तौर पर, जो आप बोल रहे हैं पढ़े लिखे, तो वो बड़ा आज़ाद माशरा है। पिछले 5-7 साल से ज़्यादा रुझान हो गया है। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो पिछले 5-7 साल से वो आ रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। क्वालिटी वो एक अलग चीज़ है और मिज़ाह में वो बहुत खुली बातें करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह बात की नहीं जा सकती जिस तरह वो हर मौजू पे बात कर रहे होते हैं, तो ये भी एक वजह है। नहीं, तो आप हर मौजू का तो ठीक है, तो सम एक्सटेंट ये बात ठीक है, लेकिन हमारे जो स्टेज ड्रामे अनफॉर्चुनेटली अब आप देखें उनकी अखलाकियत, उनका अखलाकी मायार, वो क्या क्या बात नहीं कर देते। बाज़ का ड्रामास पे बैन भी लग जाता है, फैमिलीज़ ऐसा ड्रामा देखना पसंद नहीं करते, लोग अपने बच्चों को, बीवी को, घर वालों को नहीं लेके जाते। तो बातें तो हमारे यहाँ भी बहुत हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इसको सही समत में धकेलने की ज़रूरत है। वहाँ तालीम याफ्ता लोग आ रहे हैं, वहाँ में और यहाँ में फ़र्क इतना है। और जहाँ आप कह रही है ना कराची और ये सब कराची के हवाले से नहीं है। अब पंजाब में जो थिएटर होता है और जो अब होता है, क्योंकि थिएटर वहाँ बड़ा बड़ा अच्छा होता रहा है। फ्लैटीज़ होटल, पत्नी आपको याद हो, वो उस दौर में फ्लैटीज़ में ड्रामे होते थे और जो बड़े बड़े तारीख़ी लोग हैं, हमारे फ़नकार हैं, वो काम कर रहे होते थे। लेकिन ड्रामा अब जिस रेंज में आ गया है और नरगिस के बाद
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दीदावर तो पैदा हो गया। तो वो दीदावर जिस तरह के पैदा हो रहे हैं तो वो अंधे दीदावर है। तो वो ये नरगिस के बाद इनकलाब आया, तो वहाँ को और कराची थिएटर को मिलाना एक बहुत अपोजिट चीज़ नहीं है। बात देखिए पंजाब या कराची थिएटर की नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान का हिस्सा है ना। हाँ जी। हमारे कल्चर की आइडेंटिटी है ना, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, उसका फेस है, एक मुल्क को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम कहें कि नहीं वो कराची से बाहर है तो इसलिए हम उससे बरी ज़िम्मा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। हाँ नहीं, वो पंजाबी थिएटर कह लें, और जिस तरह की झुकते और जो क्वालिटी आ रही है फनकारों की, और जिस तबके से उठ के आ रहे हैं वहाँ फनकार, तो वो बड़ा अजीब सा है। हिंदुस्तान में तालीम यानी इंडिया में तालीम याफ्ता लोग आ रहे हैं, बात इंग्लिश में भी करते हैं, आधी बात इंग्लिश में करते हैं, आधी उर्दू में कर रहे होते हैं, और वहाँ इस कदर आबादी है और इस कदर कि वहाँ शऊर भी ज़्यादा है लोगों में। अच्छा, नहीं आपको क्या लगता है कि कॉमेडी की तरफ आने के लिए या कॉमेडी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को भी आबादी बढ़ाने की ज़रूरत है? नहीं, पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है ना। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कपिल शर्मा है, वो एक तरह से शागिर्दों में ही आता है हमारे, और मेरे साथ काम भी किया है, और उसके साथ जितने आर्टिस्ट थे वो बड़ा उस्ताद जी। कपिल शर्मा एक साल में जितना कमाता है उमर शरीफ ने पूरी जिंदगी में उतना नहीं कमाया। ये तो एक बात तय है। तो आप देखें ना, वहाँ अगर वो इतना कुछ उसके मिल रहा है, तो जिस शोबे में लोगों को कुछ मिल रहा होता है तो फिर उस तरफ आमद बढ़ जाती है, लोगों की फोकस हो जाता है ना, उनका हीरो तवज्जो बढ़ती नहीं किसी और तरफ। तो नॉर्मल कॉमेडियन भी वहाँ एक शो जो करता है स्टैंड अप कॉमेडी, एक शो में तो कम से कम भी मेरे लेवल का आर्टिस्ट कम से कम 5 लाख रुपए लेता है। यहाँ उमर शरीफ को बड़ी मुश्किल से मिलते थे 5 लाख। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। तो आप जिस शोबे में तरक्की हो रही होगी, उसी शोबे की तरफ जिसमें हीरो पैदा हो रहे होंगे, उसी और मज़ीद हीरो नए पैदा होते हैं उसी शोबे की तरफ। उमर शरीफ साहब के बारे में तो बात करेंगे, वो तो एक ऐसा बाब हैं आर्ट का, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, कि उन पे तो सारा दिन बैठ के भी बात हो तो बात ख़त्म नहीं हो सकती। थोड़ा सा जो टेक्निकली मैं आपसे जानना चाहती हूँ, माशाल्लाह आप इस फील्ड से हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं पंजाब थिएटर की, जैसे आपने बात की, तो कॉमेडी और जो मिक्स हो गई हैं चीज़ें और एक गलत रंग में मिक्स, गलत वे में मिक्स हो गई हैं, और नाच गाना, मौसीकी या रक्स कुछ एक अजीब सा उसका एक मलगूबा नहीं बन गया और उसकी शक्ल भी बिगड़ गई है। देखिए वो बताए रहे, अब लोगों को अगर कुछ कमजोरियां होती हैं कहीं, तो फिर उन कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए और मज़ीद कमज़ोर चीज़ें सामने लाई जाती हैं जिसमें शायकीन भड़क उठे। अच्छा सॉरी, आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ। अब जब उन लोगों से सवाल किया जाए कि भाई आप ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं, आप ऐसे ड्रामाज, ऐसे गाने क्यों लिख रहे हैं, ऐसे गाने क्यों गा रहे हैं, उन पे नाच क्यों रहे, तो कहते हैं पब्लिक डिमांड है, लोग देखते हैं, लोग यही देखना चाहते हैं तो हम कर रहे हैं। तो क्या वाकई पब्लिक डिमांड है या हमने लोगों को लगा दिया इस तरफ? देखिए लोगों में मुख्तलिफ तबकात होते हैं, मशहूर की मुख्तलिफ सतह होती है। कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है, कोई वल्गर समझता है, कोई उसी को बेहतर समझ रहा होता है, कोई डांस देखना चाहता है। तो हर तरह का मिजाज मौजूद है लोगों में। हिंदुस्तान में चल जाता है। आप फ़र्ज़ करें आप सोशल मीडिया पे आप ये इंटरव्यू कर रही हैं और जो चैनल रन कर रही हैं उसमें आपका जो एक लेवल है उसकी एक ख़ास सतह है। आपको रफ्ता रफ्ता आपके मिजाज के सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे और इस तरह के लाइकिंग जो आपकी होगी आपको पसंद करने वाले लोगों की होगी। तो इस तरह ये छांट के कोई 5-10 लाख नहीं तो 1 करोड़ लोग बन जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे इस वक्त फ़ायदा ये हुआ कि मुख्तलिफ चीज़ें पसंद करने वाले लोग अपनी अपनी चीज़ें ढूंढते हैं, क्योंकि अगर 1 मिलियन भी आपके सब्सक्राइबर हो तो इसका मतलब है कि 1 ही मिलियन है, हालांकि आबादी तो 20-22 करोड़ है। बिल्कुल। तो लोग अपनी अपनी सतह के अपने अपने मिजाज की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ भी हर सतह को, हर चीज़ को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं, यहाँ भी लोग मौजूद हैं, लेकिन वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं टिकट ख़रीदना और 1000-1500 रुपये का टिकट
डांस प्लस हो तो फिर वो ले लेते हैं, और डांस में भी वल्गैरिटी अच्छा, आपको लगता है तो वो कि 3000 कॉमेडी की कामयाबी के लिए डांस का होना जरूरी था? नहीं, कभी भी नहीं होना जरूरी है, लेकिन कोई कॉमेडियन कमजोर है, उसका स्क्रिप्ट कमजोर है, उसकी पसंदीदगी उतनी नहीं है, कंटेंट नहीं है उसके बाद, तो फिर वो जनाब अली डांस का सहारा लेते हैं। हमारे यहाँ भी ये किया, पंजाब में ज़्यादा हो गया है, और हमारे यहाँ भी, वरना उमर शरीफ, मोइन अख्तर और मैं भी समझ लें कि हम लोग डांस के मुखालिफ तरीन लोगों में से हैं। तो उमर भाई ने नहीं होने दिया, बहुत मजबूरी में एक आध कुछ कर लिया। मोइन भाई तो स्टेज ही छोड़ के चले गए डांस की वजह से। तो कॉमेडी के लिए, कॉमेडी ड्रामे के लिए डांस ज़रूरी नहीं है, सिचुएशन में कोई आ रहा है तो वो अलग बात है। आज बहुत सारा कमर्शियल थिएटर हो रहा है, ऐसा आर्ट जिसको कहते हैं, थिएटर जिसको बोलते हैं, अनवर मकसूद जो कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग इंग्लिश थिएटर कर रहे होते हैं। तो ये जदीद स्टाइल का, उसमें भी डांस होता है, उसमें बल्कि 20-20 एक्स्ट्रा डांसर साथ होते हैं। तो वो डांस ज़रूरी है, लेकिन डांस की एक सतह वो है जो नरगिस, और एक सतह वो है जो शीमा करमानी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हमारी पिछली हुकूमत जो गुजरी, उन्होंने तो बल्कि बाकायदा ये कह दिया था कि सहाफ़त से बेशक पीछे हट जाएं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़, जो बच्चे जर्नलिज्म की डिग्रियां ले रहे हैं, शोबिज़ की तरफ ज़्यादा आएँ, ड्रामा, एक्टिंग, आर्ट की तरफ ज़्यादा आएँ। तो ये जो हुकूमत अब आई है साल भर से, उनका भी ये था कि हम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, हम शोबिज़ के लिए काम करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आबाद हो जाएगी एक बार फिर से। लेकिन मुझे नहीं लगता, फ़नकारों की हालत भी देख के, फिल्म इंडस्ट्री का जो क्वालिटी है काम की चल रही है वो देख के, कि किसी भी हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली इस पर फोकस किया है। फिल्म और आर्ट ऐसा मीडियम है, तो शोबा है कि इसके ज़रिए आप किसी भी जनाब लेवल के आर्ट का, यानी किसी और मुल्क के मुकाबले में आप बैलेंस कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इतना ब्राइट नहीं है, इतना सब कुछ उसमें जितना वो फिल्मों में दिखाते हैं। तो वो अपनी तस्वीर को थोड़ा ब्राइट वे में दिखाते हैं, तो इसी तरह हम भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कभी सपोर्ट रही नहीं है ना शोबिस को, और इस तरह का, क्योंकि हमेशा से ये होता है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो हिंदुस्तान शोबिस के हवाले से बड़ी मछली है। आज देख लें कॉमेडी वहाँ की इंटरनेशनली जिस तरह मशहूर हो रही है। टाइम था कि पाकिस्तानी ड्रामाज, म्यूजिक, लिरिक्स, वो इंडिया उन्हें फॉलो करता था, उन्हें इस्तेमाल करता था, एडमायर करता था। लेकिन फिर अब ज़माना इतना जदीद हो गया, लोग पढ़े लिखे भी आ गए, बहुत कुछ बहुत बेहतर हो गया उस ज़माने से, लेकिन हम इतना पीछे क्यों चले गए? हमारे यहाँ वो अकेडमीज नहीं है, वहाँ आज भी पूना इंस्टीट्यूट और इस तरह के दीगर टेक्निकली हवाले से, और ज़ाहिर है वो आबादी उनकी ज़्यादा है, उनकी फ्लॉप फिल्म भी कमा जाती है। ये तो हमारी कामयाब फिल्म भी सिर्फ इज्जत दे के जाती है, आमदनी उतनी नहीं दे के जाती। अच्छा, तो ये सब वजह है कि हम उतना सरमाया इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते। वहाँ आर्टिस्ट तैयार करते हैं, और उनको जैसे कपिल शर्मा है, उसको बाकायदा तैयार किया गया है और उस पर इन्वेस्ट किया गया है। हम तो खुद पौधे की तरह होते हैं, खुद ही उगाया, खुद ही किया, खुद ही दिखाया, खुद ही खुश किया, खुद ही घर चले गए। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट भी हमारे ख़ासकर जो फिल्म आर्टिस्ट हैं वो ये एतराज़ या शिकायत, गिला शिकवा करते हैं कि इंडियन हीरोइंस अगर छोटे कपड़ों में भी स्क्रीन पे आ जाए तो हमारी आवाम वो देख लेगी। हमारे मुल्क का आर्टिस्ट अगर ऐसे करे तो हम उस पर फतवे लगा देते हैं, उस पर एतराज़ लगा देते हैं, इसलिए हमारी इंडस्ट्री बढ़ फूल नहीं सकी। तो आपको लगता है कि क्या सिर्फ एक ये वजह थी? देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरह जो कुछ हो रहा है वो असल में खाली कपड़े नहीं उतार रहा है। कम कपड़े में अगर वो पेश कर रहे हैं चीज़, तो उस तरीके से कर रहे हैं जो उसका हक है। आप वो हीरोइन को देख लें, उसका बैकग्राउंड देख लें, आसपास क्या सेट देख लें उसका, वो सब चीज़ों में मैच कर रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ कपड़े, कम कपड़े का तस्वूर ये है कि एक सादा सी दीवार पे कम कपड़े पहना के बस लड़की नचा रहे हैं, तो वो तो पूरा ग्लैमर पूरा हर चीज़ में दिखा रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ग्लैमर सिर्फ कम कपड़ों को ही समझा गया है, बाकी और लवाजमात और जो गाने के बोल हैं, सेट है, पीछे पूरा टेक्निकल साइड है, वो उस लेवल की नहीं है। तो वो उनका हक है कि वो दिखा दें जितना चाहे। अच्छा, एक और चीज़ जो
कुछ साल से 5-7 साल से पाकिस्तान में देखने में आई कि जो ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, वो एक्टर्स हैं या वो प्रोड्यूसर्स हैं या वो फाइनेंसर्स हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर लिया? तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा वो एक खला पाया जाता था, कोई काम करने वाला ही नहीं था कि ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों को उसमें अपना किरदार अदा करना पड़ा? तो मुझे ऐसा लगता है हुआ ये कि जो एक फिल्म की पेस होती है, आप यकीनन समझते हैं इस बात को, फिल्म की जो पेस है वो फिल्म की पेस से हटके अब फिल्म देखो तो वो ड्रामे की पेस दिखाई देती है। ऐसा हुआ है? आप एग्री करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि टेलीविजन डायरेक्टर जो है वही फिल्म बनाने लगे, तो उनको ज़ाहिर है उतनी वो तरबियत नहीं है स्क्रीन की, बड़ी स्क्रीन की वो तरबियत नहीं थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो ये ड्रामे से निकल कर बड़े कैनवस पे आए और काम किया, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख भी जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि यहाँ जो बहुत सारे डायरेक्टर्स, यानी यहाँ सिर्फ प्रोड्यूसर चाहिए, सरमायाकार चाहिए। अगर फर्ज करे कोई मिल ही गया है तो बस उसका टेक्निकल साइड नहीं देखनी है, बस उसका खर्च करवा देना, फिल्म बनानी है मैंने। उसके लिए सीखना पड़ता है हर चीज़ पे। वहाँ ऐसी चीज़ है कि अब हम हिंदुस्तान गए थे एक दौर में ना, तो रात शकील सिद्दीकी था, मैं था, तो वहाँ मुख्तलिफ सतह की बेशुमार फिल्में, हम कुछ फिल्में हैं वो समझे 20-25% हिस्सा है फिल्मों का जो हमारे सामने आता है। लेकिन वहाँ फिल्में हर 3 घंटे में एक फिल्म रिलीज हो रही होती है। मुख्तलिफ ज़बानें हैं, 50-60 ज़बानें हैं वहाँ, हर ज़बान में सीडी फिल्म का भी एक रिवाज हो गया है। तो वहाँ तो हर शोबे में, यानी रात 2 बजे स्क्रिप्ट डिसाइड हुआ, ये करना है, ये फिल्म बनानी है। शकील सिद्दीकी ने लिखी थी वो पंजाबी फिल्म। अच्छा। तो सुबह 7 बजे सब कुछ रेडी था। जबरदस्त। यानी वो इतना तैयार चल रहे हैं? वो इतना तैयार, रात 2 बजे उन्होंने फ़ोन घुमाया, डायरेक्टर ने सेट वाले को बोला, कैमरामैन, डीओपी और ये वो एक्स्ट्राज सब रेडी, वो सब 7 बजे सब रेडी था। वहाँ इतना रेडीमेड काम होता है, टेक्निकली तौर पर इतने तैयार है वो लोग। हमारे यहाँ ज़ाहिर है वो रूटीन में नहीं है चीज़ें ना, आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। वही बात है कि सरपरस्ती की जाए, नुकसानात कुछ अरसे बर्दाश्त करने होंगे और फिर लोग सीख जाएंगे। इंस्टीट्यूट क्या बनाने की ज़रूरत है, बाहर लोगों को तरबियत के लिए भेजने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपने उमर शरीफ साहब का जिक्र किया, मोइन अख्तर साहब का जिक्र किया, अल्लाह इन दोनों की मग़फ़िरत करे और इन्हें आला मकाम अता करे। बहुत नफीस लोग थे, बासित शख्सियात भी, और बहुत मुहिब वतन लोग थे और अपने अपने काम में ऐसा आला मकाम रखते थे कि उन्हें कोई मैच नहीं कर सका। आपका इन दोनों शख्सियात के साथ कैसा वक्त गुजरा? देखिए, ये दोनों मेरी आइडियल शख्सियत थी। मोइन अख्तर और उमर भाई, अल्लाह उन दोनों को गनी की रहमत करे और दर्जात बुलंद करे। दोनों बुलंद पाए के फ़नकार थे और मैं समझ इन्हीं शख्सियात को देख के आया हूँ। उसमें इस्माइल तारा भी शामिल है, जी बिल्कुल, उसमें माजिद जहांगीर भी शामिल है, उसमें और कॉमेडियन थे हमारे, तनवीर खान थे, सलीम छबीला एक आर्टिस्ट थे। तो ये सब सीनियर्स और ख़ास तौर पर इन 2 शख्सियात से तो बहुत, यानी सबके साथ ही क़ुरबत रही। लेकिन मोइन अख्तर और उमर शरीफ के साथ इतने क़ुरबत रहना, ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मेरे फ़न है ना, तो मैं तो खुद हैरान रह जाता हूँ बाज़ औक़ात मेरे अंदर जो फ़न है और मैं जब पेश कर रहा होता हूँ। लेकिन मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में था और मैं वो किसी को कह नहीं सकता, किसी को सिफारिश नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इनके साथ रह के सीखा भी और फिर किया भी। और वो लोग थे जो सीखने वाले को सिखाते थे, है ना, सपोर्ट करते थे, टांग नहीं खींचते थे कि यार ये कि हमसे आगे ना निकल जाए। हाँ, नहीं, हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं जो कमज़ोरियाँ शायद उनमें भी हों, लेकिन ये है कि वो फ़न की कदर भी करते थे। और बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो जब देखते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो उसको खा भी जाते हैं। उसके लिए रास्ता खोटा करने में हमारे यहाँ कोई आर नहीं समझ रहे होते, उसको उस लेवल पे ही देख रहे होते हैं कि ये एक सतह से आगे ना बढ़े। मेरे साथ भी बेशुमार सीनियर फनकारों ने और मुझे तो जूनियर फनकारों ने भी कोशिश की कि ये किसी तरह हम इसका फ़न ले ले। और मेरे जूनियर फनकार बेशुमार इंडिया में आइटम करके आए मेरे ना, तो जिससे वो हिट हुए और वो बड़ा इंडिया ने तलपट कर दिया मामला, घोड़े को गधे बना दिया, गधे घोड़े बन गए। तो सीनियर फनकार भी बेशुमार ज्यादती कर जाते हैं,
यहाँ सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे बहरहाल मोइन अख्तर और उमर शरीफ की सपोर्ट हासिल थी इस सूरत में भी कि वो माशाल्लाह उनसे बाकायदा दाद ली है। सही सही। ख़ास तौर पर आखिरी वक्तों में तौबा का मुकाम यह है कि आखिरी वक्तों में इन दोनों शख्सियात ने मेरी बेइंतहा तारीफ़ें की आखिरी वक्तों में। अगर नौजवानी में उस तरह की सपोर्ट होती तो मैं कुछ और ही होता, लेकिन उनके अपने आखिरी वक्त में बहरहाल वो समझ गए कि यार ये बगा तो, क्योंकि मुझे मौके भी थे लेकिन मैंने किया नहीं। उमर शरीफ भाई बन गए थे, उनकी वालदा ने मुझे बेटा बनाया हुआ था, लेकिन मैं नहीं समझता था कि उमर शरीफ जब इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो मैं किसी भी सतह का, तो फिर मैंने बाकायदा सीखा है। मैं ना उमर शरीफ बनना चाहता था ना मोइन अख्तर बनना चाहता था, मैं सलीमा आफरीदी बनना चाहता था, और उसके लिए मैंने मेहनत की, मौके मिले, लेकिन मैंने मौक़ों से उस वक्त फ़ायदा नहीं उठाया वक्ती तौर पे। मुझे पता है मेरे पास मौका है तो मैं सीखूँ, तो मैंने प्रॉपर सीखा, रिसर्च की, इन दोनों आर्टिस्टों पे रिसर्च की, दूसरे कमेडियंस पे की, तरबियती ड्रामे बेंतहा किए मैंने, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो जिन शोबों में जो कमी रह गई थी उन शोबों को लेके मैं सतह को लेके आगे बढ़ा और अल्लाह मियां ने बड़ा करम किया। थैंक यू सो वेरी मच सलीम आफरीदी साहब, आपने इतना वक्त दिया और बहुत सी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो जिन सवालों के जो अनआंसर्ड थे आपने उनके जवाब दिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर आर्ट। तो बस मेरी एक गुजारिश है आपके ऑडियंस से भी, व्यूअर से भी, और कि कॉमेडियन एंटरटेनर जैसा भी हो, जिस सतह का भी हो, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि हंसाने वाले को हंसाने मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें, अल्लाह हंसाने वालों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और उनके हालात और वाक़यात भी देखना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए हंसाने वालों के लिए, और दुआ करनी चाहिए सेहत के लिए। बेशक। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपका मैसेज भी आ गया। और व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर किसी शख्सियत, किसी नई जगह पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।